ये इंटरव्यू सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकसद के लिए पेश किया गया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड किसी भी हिंसा, नफरत या तासुब की हिमायत नहीं करता। यहाँ पेश किए गए ख्यालात मेहमान के अपने हैं। चैनल उनसे ज़रूरी नहीं कि इत्तेफाक रखे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी। आप देख रहे हैं मीडिया स्टार वर्ल्ड का ख़ास प्रोग्राम आपके रूबरू, जहां हम सिर्फ ख़बर नहीं बल्कि ख़बर के पीछे की सच्चाई और गहराई आपके सामने लाते हैं। आज का मौजू टॉपिक बहुत ही अहम और दुनिया की सियासत का रुख तय करने वाला है। मिडिल ईस्ट में बढ़ता हुआ तनाज़ा, ईरान के सामने अमेरिका और इजराइल की स्ट्रेटजी और हॉर्मुज़ में टकराव का ख़तरा, क्या ये सब एक बड़ी जंग की तरफ इशारा है? क्या अमरीकी नाकाबंदी वाकई कामयाब रही या ज़मीनी हकीकत कुछ और कहानी बयान कर रही है? क्या ईरान ने अपने जवाबी कदमों से ताकत का नया मीज़ान बैलेंस कायम कर दिया है? इन्हीं तमाम अहम सवालों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं दो बेहद अहम मेहमान। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के गल्फ स्टडी सेंटर के साबिक डायरेक्टर आफ्ताब कमाल पाशा और दिल्ली यूनिवर्सिटी के साबिक प्रोफेसर, मशहूर राइटर और सोशल एक्टिविस्ट शम्सुल इस्लाम साहब। दोनों ही अपने अपने तजर्बे और तज्जिए के ज़रिए आपको बताएंगे कि इस पूरे क्राइसिस के पीछे असली सियासत क्या है और आने वाले दिनों में दुनिया किस तरफ बढ़ सकती है। तो नाजरीन, इस बेहद अहम और आंखें खोल देने वाली गुफ्तगू को आखिर तक ज़रूर देखिए। आज हम इन दोनों मेहमानों से ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पहले 13 दिन की जंग, फिर 40 दिन की जंग, अब हॉर्मुज़ को बंद करने का सिलसिला पहले ईरान की तरफ से, अब अमेरिका की तरफ से। लेकिन वो जिस तरह से बंद करने की खबरें आई, दावे किए गए, उसमें पिछले 24 घंटों में कम से कम 6 जहाज वहां से गुजरे हैं, 2 ईरान के और 2 चीन के और गालिबन 4 ईरान के, या उनकी तादाद कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन पूरी तरह से हॉर्मुज़ बंद नहीं है। इस सब के दरमियान इस पूरे इलाके में जो तब्दीलियां आ रही हैं उन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे। ट्रंप ने यह भी कह दिया कि अगले दिन में, फिर 2 दिनों में फिर से ईरान से बातचीत शुरू हो सकती है। क्या कुछ है? मैं सबसे पहले जाऊंगा जनाब आफ्ताब कमाल पाशा साहब की तरफ, क्योंकि वो बहुत ही बारीकी से वहां के वाकयात को देख रहे हैं। पाशा साहब, वेलकम है आपका। क्या कुछ है इस वक्त के हालात, आप कैसे देख? शुक्रिया शुक्रिया कासमी साहब। आपके सवाल के सिलसिले में 3 पॉइंट्स उभर के आते हैं। एक तो जो इस्लामाबाद में बातचीत हुई, जो कि बहुत कुछ उस पर बयानबाजी हो रही है, सफल हुए असफल हुए वगैरह, लेकिन असल बात यह है कि अमेरिका जो है इस बातचीत को शुरू किया था, और अमेरिका जो है सबसे ज्यादा सीज फायर की दिलचस्पी रखता है, क्योंकि अमेरिका जो है वर्चुअली फौजी ताकत से जो है बैकफुट पे है, और जो उनकी कामयाबी की उम्मीद थी वो हासिल नहीं हुई है। हालांकि वो रेजिम चेंज एजेंडा और उनके लीडरों को मारने का, डिकैपिटेशन का ये बता रहे थे 3-4 दिनों में, लेकिन वो असफल रहा, और ईरानी जो है अपनी हुकूमत के साथ सड़कों पे आके बता दिया कि वो अमेरिका के खिलाफ हैं और बदले की भावना से अभी तक वहाँ हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। तो ईरान ने जो है 40 दिन में बता दिया कि वो क्या है, फौजी ताकत क्या है और क्या कर सकते हैं अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए और खाड़ी देशों के लिए, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अमेरिका का सपोर्ट कर रहे थे अपने अड्डों से, जो अमेरिका ने इन सभी 5-6-7 देशों में जो कायम किए हैं अरबों डॉलर खर्च करके। तो अमेरिका पूरी तरह मिलिट्रीली डिफीट खाना नहीं चाहता, लेकिन जो कुछ भी उन पे असर हुआ है वो काफी है। उनको यहाँ से निकलना बोल के अब वो जल्दबाजी में है, और 2-3 दिन में बातचीत दोबारा शुरू करने की कर रहे हैं, इसलिए कि वो
अमेरिका में ही जो है बहुत कुछ हो रहा है। एक तो उनके मागा सपोर्टर्स काफी नाराज हैं, जिनको बता के वो वोट हासिल करके प्रेसिडेंट बने थे कि वो फॉर एवर वॉर्स में मुलविस नहीं होंगे, शांति के लिए काम करेंगे, मेक अमेरिका ग्रेट, इक्तिसादी तौर पे वो महान बनाने की इच्छा में थे। तो वो हो नहीं रहा, इसलिए कि तेल की कीमतें डबल हो गई हैं। हर एक अमरीकी जो है भारत की तरह वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज नहीं करता है और ऑटो रिक्शा वगैरह नहीं रहता है, मोटरसाइकिल वगैरह। तो 95% जो लोग हैं वहाँ कार इस्तेमाल करते हैं, चाहे कितना भी गरीब हो, सेकेंड हैंड ही क्यों ना हो, वो उसके बगैर वहाँ जीना मुश्किल हो जाता है। तो हर दिन उनको जब पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो नई नई कीमतें जो इजाफा हुआ है उसमें देना पड़ता है, जबकि तनख्वाहें या नौकरियां खतरे में हैं। दूसरा जो है इन्फ्लेशन, इस तेल की कीमतों से जो है ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन सब महंगा हो गया है। जो $50 में आता था हफ्ते की सब्जी, अब जो है $100 हो गई। तो महंगाई भी जो है उनके मुताबिक ऑफिशियली 3.3 है, जो कि बहुत ज्यादा है आजकल के महीनों में, सालों में। और तीसरा सबसे बड़ा नुकसान जो है स्टॉक मार्केट में हुआ। वहाँ हर एक अमरीकी, चाहे वो पेंशनर हो या छोटा मुलाजिम हो, वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और उनके अरबों डॉलर जो है सफाया हो गए हैं ये पिछले 40-45 दिनों में। तो वो बहुत परेशान है और हम ट्रम्प का इमेज भी जो है काफी खतरे में है। उनकी रेटिंग भी बहुत कम हो गई है और रिपब्लिकन पार्टी में भी ऑलमोस्ट बगावत हो रही है कि आप जो भी कर रहे हैं अमेरिका इकोनॉमी या पूरे ग्लोबल इकोनॉमी को खतरे में डाल रहे हैं। और 25th अमेंडमेंट जो उनको हटाने की बात करते हैं, डेमोक्रेट्स के अलावा रिपब्लिकन्स भी इसमें कुछ शामिल होने की सूचना आ रही है। और चूंकि इलेक्शंस मिड टर्म आ रहे हैं नवंबर में, तो अपना इमेज जो है बचाना चाहते हैं, जो कुछ भी हुआ है इससे और ज्यादा खतरा ना हो। तो मुझे लगता है कि अमेरिका और इजराइल के बीच में सीज फायर हो जाएगा और वो कहते आ रहे हैं ट्रम्प की हमने ईरान की नेवी को तबाह कर दिया, मिलिट्री मिसाइल्स को खत्म कर दिया, लीडरशिप को खत्म कर दिया और इंफ्रास्ट्रक्चर को और ब्रिजेस को खत्म कर दिया और कुछ नहीं है बोल के हम स्टोन एज में ईरान को भेज दिए बोल के वो बार बार डिक्लेरेशन कर रहे हैं कि जो कि सब झूठ है। ईरान ने साबित कर दिया कि ईरान ना स्टोन एज में गया है, ना उनके मिसाइल पूरी तरह से बर्बाद हुए हैं। एक ब्रिज के अलावा कुछ और नुकसान नहीं हुआ है। वो वहाँ रोजमर्रा की जिंदगी आम तौर पे चल रही है और ईरान मजबूत है, ताकतवर है और मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन खदशा ये है कि अगर ईरान और अमेरिका के बीच में सीज फायर हो जाता है, ये कोई गारंटी नहीं है कि जो इजराइल उनके साथ मिलकर ईरान पे जो हमला किया था उसमें शामिल होगा। तो वो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है और जिस तरीके से इजराइल गाजा और लेबनान में और दूसरी जगह सीज फायर करके उल्लंघन करता है, मारता है, पीटता है, दूसरों की जमीन छीलता है, वो ईरान पे भी दोबारा करता है। क्योंकि नेतन्याहू बार बार कहते आ रहे हैं कि हमारे पास अब भी एक फहरिस्त है जिसमें 35 ठिकाने हैं जिनको पर हम बमबारी करना चाहते हैं, तहस नहस करना चाहते हैं। तो ये अभी बाज नहीं आएगा नेतन्याहू। और अगर इन दोनों के बीच में सीजफायर होता है तो नेतन्याहू अपनी जंग जो है ईरान पे जारी रखेंगे और ईरान जवाबी कार्रवाई करते रहेगा। खाड़ी के देशों में जो कुछ भी बचा है वो खास तौर पे बहरीन और इमारात में तहस नहस करके वहां से तेल और गैस नहीं जाना और अब हॉर्मुज अपने कंट्रोल में रखना बोल के पूरा मुसम्मम इरादा कर चुके हैं। जी जी, मैं आगे आपसे बाद में पूछूंगा कि अगर इजराइल अकेला रह गया क्या वो आखिर जंग लड़ सकेगा, जैसे कि हूथी अंसारुल्लाह से वो डील करके ट्रम्प साहब वापस हो गए थे। अब मैं चलना चाहता हूँ जनाब शम्सुल इस्लाम साहब की तरफ। शम्सुल इस्लाम साहब, आप इस जंग के इस वक्त का जो ये फेज है, यानी जंगबंदी और फिर से जंग की धमकी और ये कहना कि सब कुछ हम कामयाब हो गए, इस दरमियान जो जो इंसानी क्राइसिस हो रहा है, मुसलसल
क्योंकि आप उस एंगल से बहुत सी चीजों को देखते हैं उस इलाके की। आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त मौजूदा हालात? काज़मी साहब, मेरी पुख्ता राय है, और ये अभी कोई ताज़ा मामला नहीं है कि मैं ये पहली बार कह रहा हूँ। मैं गजा को लेकर इजराइल के जो हमले हैं उसको लेकर भी ये कहता रहा हूं कि आप जो ब्रूट फोर्स, आप कितनी भी बड़ी ताकत हो, आपके पास कितने बम 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 छोड़ने वाले हो, कितनी तोपें हो, आपके पास कितने जहाज हो, वो लोगों की रेसिस्टेंस को नहीं दबा सकते हैं। तारीख इस बात की गवाह है, और एक नहीं सैकड़ों है। हमारे सामने वियतनाम है। यानी वियतनाम में अमेरिकी सेना ने एक टर्म डेवलप की थी, कारपेट बॉम्बिंग। कारपेट बॉम्बिंग, इंच इंच पर, एक एक इंच पर आप नाप कर उस पर बम गिराते चलते हैं ताकि कुछ भी ना बचे। उसके बाद हम शंघाई का कत्लेआम जानते हैं, जो चियांग काई शेक और जापान की फोर्सेस ने मिलकर किया था, कि वो पूरा चीनी जो रेसिस्टेंस है इंपीरियलिज्म को, वो खत्म हो जाए। लेकिन हम जानते हैं कि वो सब हम कामयाब नहीं हुए। अफगानिस्तान एक सबसे लेटेस्ट उदाहरण है, कि सबसे लेटेस्ट मिसाल है कि वो दुनिया की सबसे शक्तिशाली जो ताकत थी वो उसको भागना पड़ा, वहां से उसको छोड़कर भागना पड़ा। आज अफगानिस्तान में जो हो रहा है उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन ये सच है कि अमेरिका को मुंह छुपाकर भागना पड़ा था। और ये ट्रम्प खुद कहता है कि वो बड़ी शर्मनाक तरीके से हमको निकलना पड़ा था। और लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है, लोग जो कुछ कर रहे हैं, मैं उसके साथ ये बात शेयर करना चाहता हूं कि ईरानी सेना ने, यानी एक जो हुआ था ना कि इजराइल और अमेरिका की ऐसी सेना है कि जिसका कोई जवाब नहीं, जिसके जहाज ऐसे हैं जिनको कोई छू नहीं सकता, जिनको कोई गिरा नहीं सकता, जिनको कोई जवाब नहीं दे सकता। 25,000 किलो 50,000 किलो के बम हैं जो सब कुछ खत्म कर देते हैं। और जब वो कह रहा था, ये ट्रम्प जो नाम का जो क्रिमिनल है, जब वो ये कह रहा था कि वो हम स्टोन एज में ले आएंगे, तो वो स्टोन एज से मतलब ये था कि वो जिंदगी नहीं बचेगी, वहां पर कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन ईरानी सेना ने ये बताया कि वो किसी भी तरह से कमतर नहीं है, किसी भी तरह से, और ईंट का जवाब पत्थर से दिया है उन्होंने। और मैं ये बहुत विश्वास के यकीन के साथ कह रहा हूं कि ये लड़ाई तो ईरान जीत चुका है, ये लड़ाई ईरान जीत चुका है। अब जो पेतरेबाजी हो रही है वो देखिए किस तरह से पेतरेबाजी हो रही है। आप जिन्होंने 24 घंटे के अंदर ईरान को खत्म करा देना था, उससे पहले इजराइल ने कितने एक हफ्ते के अंदर गजा को अपने कब्जे में ले लेना था। वहां क्या हो रहा है कि ट्रम्प साहब जो है मोदी साहब को फोन कर रहे हैं, ट्रम्प साहब मोदी साहब को फोन कर रहे हैं। 14 तारीख को हमारे देश के कंटेक्स्ट में दो इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं, और उसमें ये जो आरएसएस की सरकार है हमारे देश की, वो किस तरह से ज़ायनिज्म के साथ खड़ी है, अमेरिका के साथ खड़ी है, वो पता लगता है। 14 तारीख को मोदी साहब को कॉल किया ट्रम्प साहब ने। ये ट्रम्प साहब वही है जो इसको कहते हैं कि इससे आदमी बड़ा झूठा आदमी कोई नहीं है, इससे बड़ा डरपोक आदमी कोई नहीं है, इसको मैंने बचवा दिया, इसको जो है ये तो जंग हार जा रहे थे पाकिस्तान से मोदी की सरकार को, इसको मैंने इनको समझौता करा दिया। तो ये जो मोदी साहब है, इनका अगर आपने बयान पढ़ा है, इन्होंने एक्स पर कहा है, मैंने अपने बहुत करीबी दोस्त माय डियर फ्रेंड्स से मेरे को कॉल रिसीव हुई, और मैंने किस किस पर बात की, हमने बात की हरमोस को ओपन रखने के लिए। यानी आप हरमोस को ओपन रखने के लिए सबसे ज्यादा जो अमेरिका की गुंडागर्दी हो रही है उस पर नहीं, आप अमेरिका जो कुछ कर रहा है सारी दुनिया में ईरान के अंदर उसको रोकने के लिए नहीं, ईरान से कैसे आजाद कराया जाए हरमोस को, उस पर उन्होंने बात की। उसके साथ ही साथ, और ये मोदी ने क्या बात की होगी उसको और साफ कर दिया, उसी दिन हमारा जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है जयशंकर, उसने वहां के डिफेंस मिनिस्टर से बात की, इजराइल के डिफेंस फॉरेन मिनिस्टर से बात की, जो
जी, और उसके साथ क्या क्या बात की, ईरान पर डिस्कशन किया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर डिस्कशन किया और लेबनान पर डिस्कशन किया। ये हमारा जो जयशंकर है, ये जयशंकर ने ईरान के साथ बात नहीं की लेबनान पर, कि लेबनान के साथ क्या हो रहा है, हरमोज पर आपके साथ क्या हो रहा है, उस पर बात नहीं की जी। लेकिन ज़ायनिस्ट फॉरेन मिनिस्टर के साथ की। तो बात असल में एक चीज जो निकल कर आ रही है कि इजराइल चाहे जो भी हो, अमेरिका चाहे जो भी हो, अगर उनके साथ हिंदू ज़ायनिस्ट, अगर उनके साथ मुसलमान ज़ायनिस्ट नहीं है, अगर उनके साथ क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट नहीं है, तो उनकी कोई हैसियत नहीं है। ये मुसलमान ज़ायनिस्ट वाला मामला बहुत बहुत अहम है। ये खबर बहुत कम लोगों को पता है, और इसको ज्यादा दबा दिया गया इंडिया में खासतौर पर, कि 12 तारीख को पाकिस्तान की सेना का एक बड़ी प्लाटून और कई स्क्वाड्रंस सऊदी अरब पहुंचे हैं। सऊदी अरब पहुंचे हैं। वजह यह है कि अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि भैया मैं इन शेखों को हम नहीं बचा सकता, हमारी जिंदगी और मौत की लड़ाई हो रही है। तो उसको उस खिला को उसको भरने के लिए कौन जा रहा है? अब पाकिस्तान की सेना दुनिया के सबसे बड़े अमीर देश को बचाने के लिए स्क्वाड्रन गए हैं, 2 स्क्वाड्रन गए हैं और प्लाटून गई है, और उसको बहुत अहम जगहों पर तैनात किया गया है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान का जो कनेक्शन है फलस्तीनी जनता के खिलाफ, ये बहुत पुराना है। ये हमको नहीं भूलना चाहिए कि एक ब्लैक सितंबर है। ये जो ब्लैक सितंबर है 1970-71 में, असल में फलस्तीनियों का जो सबसे पहला कत्लेआम हुआ है वो जॉर्डन में हुआ है। जॉर्डन तो फलस्तीन का हिस्सा है। जॉर्डन जो है वो तो ओरिजिनल फलस्तीन है, और वहां पर ये लाखों की तादाद में फलस्तीनी थे। काज़मी जी, प्रोफेसर पाशा साहब, हम सब वाकिफ हैं इस बात से। और वहां पर जब जॉर्डन का किंग, जो अमरीकी दलाल है, जो इंग्लैंड का दलाल है, जो ज़ायनिज्म का दलाल है, और बदकिस्मती से वो कहता है कि हमारे प्रॉफिट से की उससे लीनियज है उसकी, तो उसने उसके सेना को ट्रेन करने के लिए ये जनरल जिया गया हुआ था, ब्रिगेडियर था वहां पर। 10 लाख कहा जाता है, 10 लाख कहा जाता है। हालांकि ये जॉर्डन और दूसरे एजेंसीज का कहना है कि 1 लाख फलस्तीनियों का कत्लेआम हुआ, 1 लाख फलस्तीनियों का कत्लेआम हुआ, और वहां पर लाखों फलस्तीनियों को फोर्स करके लेबनान भेज दिया गया। ये लेबनान क्यों फलस्तीनियों के लिए एक मुद्दा बना है? क्योंकि उनको जॉर्डन से फोर्सफुली अरबों ने भेजा, जॉर्डन ने भेजा, और इसके नेतृत्व में, ब्रिगेडियर जिया के नेतृत्व में जो कत्लेआम, उस कत्लेआम में जॉर्डन सेना पीछे थी। पाकिस्तानी सेना की जो ब्रिगेड थी, ये ब्रिगेडियर था और ब्रिगेड को लेकर गया था, जिसके अंदर लगभग 5000 सिपाही होते हैं। वो कत्लेआम इन्होंने किया था, नहीं तो फलस्तीन कब का बन गया होता। जॉर्डन का किंग कहता है ये तो फलस्तीन के लोगों की है, तो वो हो जाता। तो मुझे लगता है कि इसी सिलसिले में मुझे 1-2 बात और करनी है, तो वो सेकंड राउंड में हो जाए तो बहुत अच्छा है। जी जी जी, आपने बहुत अहम इशू को याद दिलाया। पाकिस्तान का रोल फिलिस्तीनियों के कत्लेआम में जो रहा, आज वो सऊदी अरब उसने फौज भेजी है और ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत कराने की मेजबानी भी कर रहा है। अच्छा, मैं अब वापस जाना चाहता हूँ जनाब आफ्ताब कमाल पाशा साहब की तरफ। पाशा साहब, बात ये हो रही थी कि इजराइल अगर अमेरिका और ईरान के बीच में जंगबंदी हो जाती है तो इजराइल जंग जारी रख सकता है, लेकिन क्या आपकी नजर में इजराइल तन्हा ईरान के साथ जंग जारी रख सकता है क्या? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अब से पहले ट्रंप साहब हूथी अंसारुल्लाह से डील करके वहां से फरार हो चुके हैं। क्या ऐसा ही कुछ होने वाला है यहाँ भी? देखिए, कुछ हद तक इजराइल कर सकता है ये। मैं ये नहीं मानता कि सीज़फायर के बाद अमेरिका जो है कंप्लीटली जो भी सपोर्ट इजराइल को देता है वो खत्म हो जाएगा। नहीं, वो दिन रात सप्लाई करते रहेंगे और जो भी इजराइल को चाहिए वो देते रहेंगे।
और दूसरी तरफ वो बताएंगे पूरी दुनिया को हम जो है ईरान के साथ सीजफायर कर लिया है और ये इनके दोनों के बीच का मामला है बोल के। तो जैसा पूरे 2.5 साल में गाजा में नरसंहार जो हुआ, तो अमेरिका के हथियार थे, अमेरिका का पैसा था, अमेरिका के सोल्जर्स थे, इंफॉर्मेशन थी, सब कुछ अमेरिका का था, सिर्फ इजराइल के नाम पे ये कर रहे थे। तो अब यही होगा कि अमेरिका के फाइटर जेट्स होंगे, अमेरिका के मिसाइल्स होंगे, अमेरिका के जो भी होंगे, अमेरिका के पायलट भी होंगे इन हवाई जहाजों में। ये एक तरीके से जो है अमेरिका ही इनडायरेक्टली ईरान के ऊपर ये जारी रखेगा और इजराइल के नाम पे ये खाड़ी में तनाव बना रहेगा और जो कुछ भी बचा है उनके लिस्ट के मुताबिक वो तहस नहस करते रहेंगे, करने की कोशिश करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कर सकते हैं वो, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन ईरान भी जो है कोई कम एक्टर नहीं है, वो कमजोर एक्टर नहीं है, वो भी कड़ा जवाब देने के लिए तैयार है और उनके पास जो मिसाइल्स अभी तक जो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं वो भी इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ इजराइल के खिलाफ नहीं, लेकिन जो अमेरिका का बहरी बेड़ा है उस पे भी करेंगे। और क्योंकि ये भी कवर देता रहेगा, क्योंकि जो अमेरिका के जो जहाज दिए हैं, तो फाइटर जेट्स जो है वो बमबारी इजराइल से आके बमबारी करके दोबारा जाने के लिए, रिफ्यूलिंग के लिए खाड़ी का एयर स्पेस चाहिए, जो कि शायद नहीं मिल रहा है। तो या तो वो बहरी बेड़े के एयरक्राफ्ट कैरियर में जाएंगे या कहीं और जाएंगे, तो उससे शामिल अमेरिका भी एक तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसमें होगा और ईरान निशाना बनाएंगे। सबसे बढ़ के खतरा ये है कि ये अभी तक खाड़ी के देश उनके दिमाग में नहीं गया कि अमेरिका आपकी मदद नहीं कर सकता, आपका दिफा नहीं कर सकता। देखिए दिन रात अभी भी सेंट्रल कमांड जो कतार में है, अल उदैद बेस, वहां गोला बारूद लाया जा रहा है अमेरिका के C-130 जहाजों में, इमारात में, कुवैत में और बहरीन में और सऊदी के सुल्तान एयरबेस में। ये सभी जगह जो है ये जूं का तू हो गया है, जो 28 फरवरी के पहले था। उसी तरह अमेरिका आ रहे हैं, अमेरिका के सोल्जर्स आ रहे हैं, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स आ रहे हैं वगैरह वगैरह, जैसा कि कुछ नहीं हुआ 40 दिनों में और ईरान कुछ नहीं किया बोल के। तो ये इतनी बड़ी भूल हो रही है खाड़ी के देशों में, खास तौर पे बहरीन और इमारात इतना खतरनाक काम कर रहे हैं कि मेरे ख्याल से ये सफ़े हस्ती से पहले मिटाएंगे ईरानी और उसके बाद इजराइल को जवाबी हमला करेंगे मेरे ख्याल से। तो आगे चल के जो है, जो खाड़ी में बर्बादी होने वाली है अगर इजराइल ये जंग जारी रखता है, तो तबाहकुन होगा और इससे ओमान के अलावा कोई देश बच नहीं सकेगा। तो ये सिनारियो बहुत खतरनाक है और इससे जो अमेरिका राहत चाहता है कि तेल के कीमतें कम हो जाएंगी और इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, अमेरिका का इमेज वापस आ जाएगा, ये सब बर्बाद हो जाएगा, पानी में चला जाएगा और इजराइल जो है डिक्टेट जो कर रहा है अमेरिका को, वो बरकरार रहेगा। और जो चीन और रूस जो धमकियां दे रहे हैं, अब सिर्फ अल्फाज से नहीं लेकिन वो एक्शन में भी उतर के ईरान की मदद करने लगेंगे। रूस और चीन अब सिर्फ अल्फाज में नहीं बल्कि मदद करने लगेंगे। जी शमसुल इस्लाम साहब, ये अरब मुल्कों की जो कहानी जिस तरह से बन रही है, कहीं कहीं से ऐसी खबरें आ रही हैं कि पब्लिक रिजेंटमेंट कुछ बढ़ रहा है, जैसे बहरीन वगैरह में, आप और इस लार्जर एरिया पर क्या कुछ असर होता हुआ देखते हैं? क्या लगता है आपको कि जंग के नतायज किस तरह से आगे नजर आएंगे? जी काज़मी जी, एक बहुत चौंकाने वाली और शर्मनाक बात यह है कि यूरोप जो है वो इजराइल के सरपरस्ती से अलग हो रहा है। लेटेस्ट इज इटालियन प्राइम मिनिस्टर, जो पूरा राइटिस्ट थी,
उसने कह दिया है कि हम इस्तेमाल नहीं होने देंगे इस जंग के लिए। जर्मनी पहले बाहर आ चुका है, फ्रांस पहले बाहर आ चुका है, इंग्लैंड जो है अब थोड़ा किनारे पर हो गया है। लेकिन इस दौर में आप देखिए मुसलमान, सो कॉल्ड मुसलमान देश क्या कर रहे हैं। क्या हम जानते हैं कि कल से 14 तारीख से इंडोनेशिया का डिफेंस मिनिस्टर एक डेलीगेशन लेकर पेंटागन का गेस्ट है, और आज उन्होंने एक बड़ा समझौता किया है, और इस समझौते को अनाउंस करते हुए पेंटागन का जो चीफ है, जो वहां का डिफेंस मिनिस्टर है, उसने तो कहा ही है, हेक्सेट, पीटर हेक्सेट ने कहा है कि ये बहुत महान काम हुआ है। मैं जरा उसका उस कमीन आदमी का, डिफेंस मिनिस्टर जो है सिजाफरी सजामुद्दीन, we are here as Indonesian delegates with very great enthusiasm to continue to develop our defense relationship, which should be enduring for our next generations in Indonesia and United States of America. हम यहाँ पर पेंटागन में इस वक्त मौजूद हैं, और हम बहुत बहुत उत्साह से, बहुत जोश से भरे हुए हैं कि अमेरिका के साथ हमने एक समझौता कर लिया, और ये आगे आने वाली जनरेशंस के लिए काम करेगा। आगे आने वाली जनरेशन क्या करेंगी वो तुम्हारी कब्रों को, जब तुम मर गए होगे तो तुम्हारे साथ क्या करेंगी वो तो आने वाली जनरेशन बताएंगी। लेकिन अभी आप क्या कर रहे हैं, आप जब उनकी नैया, उनको पता है कि वो हार चुके हैं, आप उनको जो ऑक्सीजन दे रहे हैं, आप इंडिया के साथ शामिल हो गए, क्योंकि हथियारों के आदान प्रदान, डिफेंस पैक्ट का मतलब है जैसे इंडिया सारे हथियार दे रहा है, इंडिया जो है उनको हार्डवेयर दे रहा है तमाम चीजों को लेकर, जो यूरोप ने बंद कर दिया, जो इटली ने बंद कर दिया, जो जर्मनी ने बंद कर दिया, जो फ्रांस ने बंद कर दिया जी, वो, और जो हंगरी की जो सरकार है वो बदल गई इसी सारे सवाल के ऊपर कि आप इजराइल के साथ खड़े होंगे, इजराइल के साथ खड़े नहीं होंगे। उस वक्त देखिए मुसलमान देश क्या कर रहे हैं। ये मुसलमान देश जो है, ये इस्लामिक ज़ायनिज्म जो है वो पूरा का पूरा इजराइलियों के साथ खड़ा है। अच्छा, मैं पाशा साहब बहुत जानकार और बहुत गहराई से जानते हैं, मैं उसमें सिर्फ एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि क्या इजराइल जंग को जारी रखेगा। इजराइल और अमेरिका को जंग को जारी रखना दो वजहों से जरूरी है। एक तो यह है कि आप इजराइल के अखबार देखिए, उसमें साफ है कि वो ये समझौता होने नहीं देगा। समझौता इसलिए नहीं होने देगा क्योंकि वो सेक्स स्कैंडल में फंसा हुआ है नेतन्याहू, वो करप्शन स्कैंडल्स में फंसा हुआ है, वो जो है बहुत बड़ी, अभी वहां चुनाव होने जाना है, लेकिन चुनाव में भी वो जीतेगा ये जरूरी नहीं है। अभी एक महीना ईरान जंग से पहले था कि उसकी जीत साफ है, लेकिन अब यह है कि वो जीतेगा ये बिल्कुल तय नहीं है, ये इजरायली अखबार लिख रहे हैं। दूसरी बात, अमेरिका क्यों रहेगा? अमेरिका की मजबूरी यह है कि वहां का एक जो बहुत ही जाहिल और बेवकूफ और क्रिमिनल एक वुमनाइजर जो प्रेसिडेंट है, उसने परसों जो है जीसस बन गया, वो ईसा मसीह बन गया, और ईसा जो सारी दुनिया को दहला दिया उसने, क्रिश्चियन जो कैथोलिक दुनिया है उसको दहला दिया। माफी मांगने से उसने मना कर दिया कि मैं माफी नहीं मांगूंगा उसके लिए, उसने सिर्फ वो अपना विड्रॉ कर लिया, वो फोटो जो था। उसने कहा कि ये बिब्लिकल, ये बाइबल जो है वो सच करना है, तो हमने इजराइल, सबसे पहले इजराइल को, जो फिलिस्तीन है, जो उसको इजराइलियों के हवाले कराना होगा, और फिर उसके बाद ईसा मसीह आएंगे, यानी ट्रंप आएंगे, और ये ट्रंप साहब जो है अवतारवाद, जो हिंदुत्ववाद का जो एक खास चीज है अवतारवाद, उसने उसको सीखा है। फिर उसके बाद यहूदियों को खत्म करने के लिए ट्रंप वहां पहुंचेंगे ईसा मसीह बनकर, और उनको खत्म करेंगे। वो सीधे बोल रहे हैं अमेरिका को इसलिए रहना है जंग के अंदर क्योंकि बाइबल की कथाएं जो है उसको आप सच मानकर, उसकी भविष्यवाणियां जो है उसको सच मानकर, आप मिथ नहीं कहते हैं, आप उसको सच कहते। तो ये असल में जो काम इंपीरियलिज्म को, कैपिटलिज्म को, वर्ल्ड कैपिटल को, कॉर्पोरेट कैपिटल को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, जो ईमानदारी से जो प्रजातंत्र चाहते हैं, डेमोक्रेसी चाहते हैं, वो खत्म नहीं करा सके, ये ट्रम्प कराएगा। ट्रम्प कराएगा। ये बहुत ही दिलचस्प है। एक तरफ वो ईसा मसीह होने का दावा कर रहे हैं,
दूसरी तरफ पोप को गालियां दे रहे हैं। पोप ने जी जंग के खिलाफ कुछ बयान दे दिया तो आई डोंट लाइक दिस पोप, तो ये इस जी तरह की बातें कर रहे हैं। अच्छा, मैं अब पाशा साहब से मालूम करना चाहूंगा, जो ये 40 दिन की जंग हुई और जिस मजबूती से ईरान लड़ा, इस इलाके में अमरीकी अड्डों को तबाह किया और इसराइल पर बहुत ही जोरदार जवाबी कार्रवाइयां करता रहा। इसमें ये बताइए कि एक एक सोच है ऐसी कि जो आयतुल्लाह खुमैनी थे, जो पहले लीडर थे, सुप्रीम लीडर जिन्होंने इस्लामी इनकलाब लाए, उन्होंने उस जमाने में कम्युनिज्म के बारे में कहा था कि कम्युनिज्म चर्चा चरमरा रहा है और म्यूजियम में चला जाएगा। और अब इस दौर में आयतुल्लाह खामेनेई के जमाने में और इसके बाद जो हालात हैं, अब इंपीरियलिज्म को ईरान गिरा रहा है। क्या आप इसको सही समझते हैं? क्या है ये इंपीरियलिज्म को कितना कमजोर किया ईरान ने? जी, जो कुछ भी बर्तानिया, फ्रांस और दूसरे यूरोपियन देश करते थे पिछले 500 सालों से, पोर्चुगीज का जब से वास्को ड गामा भारत के केरला में आके उतरा था 1498 में, उसके बाद ये पूरी दुनिया को अपने असर और रसूख कंट्रोल में लाके जो है यहाँ के रिसोर्सेस को लेके जा रहे थे और लोगों को मार पीट के अपना दबाव डाल के कंट्रोल में रखे थे। तो 1960s में जो है धीरे धीरे ये सब देश आजाद हुए और इजराइल भी बना इसी बैकग्राउंड में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 48 में। तो ये कॉलोनियलिज्म मोरलेस खत्म हो गया जब जमाल अब्दुल नासिर ने सुएज कैनाल को नेशनलाइज करके बर्तानिया, फ्रांस और ये इजराइल को बता दिया, जिसमें अमेरिका भी इन तीनों देशों पर दबाव डाल को हटने के लिए कहा सुएज कैनाल से। तो उसके बाद बर्तानिया का असर और रसूख भी खत्म हो गया। फ्रांस का तो पहले ही खत्म हो गया था और अल्जीरिया की जंग के बाद, आजादी की जंग के बाद 62 में पूरा फ्रांस जो है कमजोर हो गया। तो चूंकि अब बर्तानिया खत्म होने के बाद इंपीरियल कॉलोनियल कंट्रोल, धीरे धीरे अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता रहा सभी तरफ पूरी दुनिया में। अब चूंकि उनके 800 अड्डे हैं बहरी और वगैरह पूरी दुनिया में, तो उनका बजट जो है 10 बड़े देशों के डिफाई बजट से भी ज्यादा है। तो इतना बड़ा ग्लोबल सुपर पावर बनने के लिए ये डिफेंस बजट और उनकी मिलिट्री, नेवी वगैरह सब करके कम से कम 80 देशों में उन्होंने तख्ता पलटा है। 45 से अब तक डॉक्टर मोहम्मद मुसद्दिक को लेके जमाल अब्दुल नासिर के ऊपर जंग करा के और लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका में, सभी तरफ अंधाधुंध जो है जंग करके, असैसिनेशन करके, ये अमेरिका जो है बहुत ही विकेट काम किया है और हजारों के, लाखों के लोगों को, बेगुनाह लोगों को मारा है, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, इराक में हो, या सीरिया में हो, लीबिया में हो, या सोमालिया में वगैरह। पूरी दुनिया में जो है एंटी अमेरिकनिज्म इस तरीके से फैली है कि अब ये जंग के बाद, ईरान की जंग के बाद, अब तेल की कीमतें बढ़ने से भी जो है एंटी अमेरिका के फीलिंग्स बढ़ रहे हैं। और ग्लोबल साउथ जो है अब रशिया और चीन की तरफ नजरें उठा के देख रहा है और दोनों कल बातचीत कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि ना यूएन इसमें मुदाखलत किया ईरान के खिलाफ जंग में, ना कोई और ये जो फोर्सेस हैं इजराइल और अमेरिका, ये डिस्टेबलाइजिंग फोर्सेस है और रशिया और चीन जो है स्टेबलाइजिंग फोर्सेस है और हम लीडरशिप देंगे बोल के ये दोनों ने मुसम्मम इरादा करके खुलेआम बोल रहे हैं। और चाइना के लीडर यहाँ तक धमकी दे दिए पहली बार ट्रंप को कि ये आप जंगल राज खत्म करिए और ये धमकियां स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में खत्म करिए, इससे पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को अफेक्ट हो रहा है। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि अगर आप चीन आना चाहते हैं अगले महीने 15 मई को, ये ईरान का मसला खत्म करके आइए। और उन्होंने इशारा दिया कि अगर नहीं खत्म करते हैं इस जंग को तो मत आइए बोल के। मतलब पिछली बार मार्च में जाना था, बाद में अप्रैल में हुआ, अब मई में जो है अगर इजराइल जाली रखता है इस जंग को ईरान के ऊपर,
तो चीन ने खुलेआम उनको रिसीव करने से मना करेगा कि आप पूरे दुनिया में जो है कि प्रॉब्लम कर रहे हैं, क्राइसिस कर रहे हैं, ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, नाकाबंदी कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो अब ईरान छोड़ने वाला नहीं है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। तो अब ये दोनों सुपर पावर्स जो है चाइना और रशिया, भारत को भी अलग थलग करके वो आगे लेके चलेंगे, चाहे फाइनेंशियल सिस्टम हो या मिलिट्री सिस्टम हो। और वो स्टेबलाइजिंग फोर्स बोल रहे हैं, खुलेआम बोल रहे हैं कि हम दोनों देश जो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ स्टेबलाइज करेंगे। और वो ब्रिक्स को लेके ब्राजील हो या साउथ अफ्रीका हो, और ये दोनों जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं भारत और यूएई ब्रिक्स में, उनको भी अलग थलग करने की अब कोशिश करेंगे, क्योंकि वो अब मानने वाले नहीं है। क्योंकि भारत में जो है एंटी पाकिस्तान, एंटी मुस्लिम और प्रो जायनिज्म जो इनके पर हावी हो गया है, वो किसी भी तरह कम नहीं करेंगे। ट्रम्प हो या अपना दबाव डाले रखेंगे। जो बातचीत शमसुल साहब जो जिक्र करे, उसमें ये भी है कि भारत ने जो अमेरिका के साथ जो मुआहदा किया है फैसिलिटीज कम्युनिकेशंस बनाने का, देने का, तो उसके मुताबिक अब पूरे पोर्ट्स में इनके जो यूएसएस ट्रिपोली है, जेराल्ड फोर्ड है, बुश है, अब्राहम लिंकन है, उनको सब सपोर्ट देने की बात हो रही है। और अमेरिका के हवाई जहाज जो भी डिगो गार्सिया से बमबारी करके लौटते हैं, उनको भी रिफ्यूलिंग करने की बात हो रही है। तो अमेरिका के चक्कर में, इजराइल के ट्रैप में भारत बुरी तरीके से फंस गया है। और ये उम्मीद कर रहे थे कि अमेरिका और इजराइल जो है ईरान को हरा के वो अपने कंट्रोल में वेनेजुएला की तरह लाएंगे और हमारी जीत होगी, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बोलकर अभी उसी दीवानेपन में ये खोए हुए हैं। जी जी, भारत जो है वो इजराइल और अमेरिका के साथ एक तरह से डूबने की तैयारी कर रहा है। इंटरनेशनल हालात उसके फेवर में नहीं है, चूंकि वो ज़ायनिज्म के साथ खड़ा है, अमेरिका के। आखिर में शमसुल इस्लाम साहब, अगले 1-1.5 मिनट में कुछ अगर समअप करने के लिए आखिरी कुछ आप हमारे दर्शकों से कह सकते। देखिए, ये मिलिट्री की बात 1 मिनट के लिए एक तरफ रखें। लोग सबसे अहम होते हैं, लोग सबसे अहम होते हैं दुनिया के इतिहास में। हालांकि तारीख उनके हिसाब से नहीं लिखी जाती है। देखिए, सारी दुनिया में ट्रम्प के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ, यहां मोदी सरकार के खिलाफ आप पिछले 6-7 दिन से जो मजदूरों का देख रहे हैं, मजदूर जो सारे हिंदू हैं, 90% से ज्यादा हिंदू हैं, वो जो सड़कों पर आकर जो मांग कर रहे हैं कि पहले हमको खाने के लिए हमारी इतनी तनख्वाह दो जो हम जिंदा रह सकें, वो इजराइल के चक्कर में आप जो सारा कर रहे हैं वो नहीं चलेगा। यानी होगा ये कि ये जो हुक्मरान हैं, ये जो गुंडे हैं, जो क्रिमिनल हैं, जो हुक्मरान हैं, इनकी मौत इनके कुकर्मों की वजह से होगी। जरूरी नहीं है कि इनसे ताकतवर कोई पावर आ जाएगी। ये जो हरकतें करेंगे ये अपनी खबर खो देंगे। और यहाँ आपने क्योंकि कम्युनिज्म की बात की थी, मैं ये बताना चाहता हूं, मार्क्स ने कहा कि कोई जरूरी नहीं है कि जो लुटेरे हैं वो हम उनके जो खिलाफ लोग होते हैं उनकी वजह से हार जाते हैं। वो अपनी एक कब्र खुदने से बचाने के लिए जो करते हैं वो उनकी दूसरी कब्र खुदती है, दूसरी कब्र में वो ना जाए उसके लिए वो 5 कब्रें और खोदते हैं। तो ये वही होगा ज़ायनिज्म के साथ। मीडिया स्टार वर्ल्ड के दर्शकों, नाजरीन, आज की इस खास बातचीत से जो तस्वीर सामने आई वो साफ भी है और पेचीदा भी। एक तरफ फौजी ताकत, नाकाबंदी और दबाव की सियासत, तो दूसरी तरफ जवाबी स्ट्रेटजी, मुकाबला और नए समीकरण। हमारे मेहमानों ने जिस तरह से हालात का जायज़ा पेश किया है, उससे ये बात उभर कर सामने आती है कि मिडिल ईस्ट अब सिर्फ एक इलाका नहीं रहा, बल्कि ये पूरी दुनिया की सियासत का केंद्र और मरकज़ बन चुका है। हॉर्मुज़ का टकराव हो या ईरान के ख़िलाफ़ दबाव, हर कदम का असर सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। सबसे अहम बात ये कि ये लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि नैरेटिव, कहानी, सियासत और असर व रसूख इन्फ्लुएंस की भी है। क्या हालात सुलह की तरफ जाएंगे? ये वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त बताएगा। आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद।
हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।